दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है शुक्रवार 15 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। जी हाँ, किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठंड और बारिश की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि यह किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये दर्द एनआरसी का है। मंगलवार को अपने जन्मदिन के मौके पर साक्षी महाराज ने कहा है कि किसान आंदोलन में सभी किसान नहीं हैं, कुछ लोग किसान हैं, वही जो असली किसान हैं वो खेत में हैं और खेत में काम कर रहे हैं। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि यह आंदोलन किसान कानूनों को लेकर नहीं हो रहा है, बल्कि निशाना कई है और इरादा कुछ और है। यह दर्द एनआरसी का है, कुछ लोगों को धारा 370 हटाने का दर्द है और जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसका दर्द है। साक्षी महाराज ने कहा है कि यह ठीक उसी तरीके से है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, वरना किसान तो खेतों में काम कर रहा है। दोस्तों प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट करके कहा है कि बांग्लादेश में 10 साल में 80 लाख लोगों को गरीबी से छुटकारा मिला, कहीं हम पड़ोसी देश से पीछे तो नहीं हैं। उन्होंने इसे प्रेरणादायक कहा और लिखा है कि जैसे कि अब ये हमारे बजट बनाने का वक्त है, हमें ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जो ये तय कर सके कि हम इस शानदार प्रदर्शन वाले पड़ोसी के प्रदर्शन से पीछे ना रहे। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के वीडियो में दिखा गया है कि बांग्लादेश दुनिया के सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था में से एक है। इसमें बताया गया है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से तेजी से आगे बढ़ रही है। 2010 से अब तक 8 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। जी और प्रति व्यक्ति आय केवल 10 वर्षों में ही 3 गुना हो चुका है। वीडियो में पूछा गया है कि आखिर इसकी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। इसका जवाब देते हुए बताया गया है कि इसकी 4 वजह हैं। पहला, बांग्लादेश के पास चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है, यानी कि कपड़ा उद्योग है और इसका निर्यात अब भी प्रति वर्ष 16% की दर से बढ़ रहा है। दूसरा, उसके पास भारी भरकम युवाओं की फौज है। बांग्लादेश न केवल दुनिया का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है, बल्कि देश की कुल आबादी की आधी की उम्र 25 वर्ष से कम है। साथ ही युवा कर्मचारी नई तकनीकों को जल्द सीख जाते हैं। तीसरा, इसका डिजिटल पावर होना। जी हां, बांग्लादेश के पास 6 लाख IT फ्रीलांसर है, जो विश्व में सर्वाधिक है। जी हां, तकनीकी बांग्लादेश को नई अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर रही है। देश में ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंटेंट को अधिक से अधिक लोग अपना रहे हैं। चौथा, ज्ञान आधारित समाज की तरह लोगों का रुझान बढ़ा है। जी हां, बांग्लादेश खेती और विनिर्माण से प्रेरित विविधतापूर्ण है। देश की राजधानी ढाका में अपना तकनीकी हब बन रहा है। अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। कल साक्षी महाराज लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। इसी बीच कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में खुदा ताकत दे। उन्होंने बिहार में बीजेपी की मदद की, अब यूपी में करने वाले हैं और बंगाल में भी मदद करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत कई दल असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब खुद बीजेपी ये कह रहे हैं कि हाँ, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। इसके चलते बीजेपी मुसलमानों का भी विश्वास जीतने और फिर उनका विकास करने में लगी है। अब मुसलमान ये समझने लगे हैं कि पिछले 65 साल से हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुष्टीकरण के नाम पर डराया गया है। इस वजह से अब मुस्लिम समाज भी बीजेपी से जुड़ने लगा है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। जहां अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार इन्हें महंगाई की मौजूदा 28% की दर के हिसाब से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देगी। इससे केंद्र सरकार के 49,63,000 कर्मचारियों और 65,23,000 पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों को लेकर 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है। इन 4 सदस्यों में से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। जी हां, भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से खुद को अलग करते हुए कहा है कि मैं पंजाब के किसानों के साथ खड़ा हूं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी। जी हां, साथ ही कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी किया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवत शामिल है। इस कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन इसलिए किया है क्योंकि यह कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इसमें जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक रहेगी। दिल्ली में चल रहे किसानों में बहुसंख्यक दलाल या कठपुतली किसान हैं। आंदोलन के दौरान किसान पिज्जा, बर्गर और KFC से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। जिस इलाके में आंदोलन हो रहा है वहां जिम भी शुरू किया गया है। अब इस नाटक को रोक दिया जाना चाहिए। यह सब बातें हम नहीं बल्कि बीजेपी सांसद मुनिस्वामी ने कही है। जी हां, बीजेपी सांसद मुनिस्वामी ने यह विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने किसान आंदोलनकारियों की भूमिका पर सवाल उठाया है। जी हां, हेमा मालिनी ने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि कानूनों के साथ क्या समस्या है। हेमा मालिनी ने कहा है कि आंदोलनकारी किसानों को नहीं पता है कि वे क्या चाहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता है कि नए कृषि कानूनों में क्या समस्या है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि वे किसी को बताकर आंदोलन के लिए बैठे हैं। दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लॉकडाउन का अपना पूरा समय फार्म हाउस पर बिताया था। जहां इस दौरान उन्होंने जैविक खेती भी शुरू कर दी थी। अपने इसी फार्म हाउस पर धोनी ने पोल्ट्री फार्म खोलने का भी फैसला किया था। लेकिन इन दिनों देश में चल रहे बर्ड फ्लू के कारण धोनी को अपने इस नए बिजनेस के शुरू होने से पहले ही भारी नुकसान हो गया है। जी हां, बर्ड फ्लू का कहर पूरे देश में फैल रहा है। इसकी वजह से कई सारे पोल्ट्री फार्म के मालिकों को भी नुकसान हुआ है। धोनी भी इनमें ही शामिल है। झाबुआ का प्रसिद्ध आशीष कड़कनाथ फार्म भी बर्ड फ्लू की मार झेल रहा है। धोनी ने अपने फार्म हाउस के लिए 2000 कड़कनाथ चूजों का ऑर्डर दिया था, लेकिन इतने बड़े ऑर्डर को बर्ड फ्लू की मार झेलनी पड़ी। जी हां, इस फार्म पर धोनी ने 2000 चूजों का ऑर्डर दिया था, जिसकी डिलीवरी दिसंबर से पहले ही होनी थी। हालांकि बारिश की वजह से डिलीवरी डेट को आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब बर्ड फ्लू की वजह से धोनी को काफी नुकसान हुआ है। दोस्तों, किसानों के आंदोलन ने हरियाणा की सियासत गरमा दी है। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा में खट्टर सरकार खतरे में है। जी हां, कांग्रेस की माने तो भाजपा और जजपा यानी कि JJP के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा का कहना है कि हरियाणा की खट्टर सरकार के बहुत से ऐसे विधायक हैं जो असलियत को देख रहे हैं और फिर हमारे संपर्क में हैं। जब परिस्थितियां पैदा होगी तो संविधान को देखते हुए हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। कुमारी सैलजा ने कहा है कि आज जो स्थिति पैदा हुई है उसमें बहुत से विधायक इसकी हकीकत को जान और पहचान रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या फिर उनके सहयोगी या फिर निर्दलीय क्यों ना हो। कुमारी सैलजा ने कहा है कि ऐसे कई विधायक उनसे बात करते हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा है कि आगे जो स्थिति होगी कांग्रेस उस हिसाब से फैसला करेगी। दोस्तों, नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करते हुए 50 दिन हो गए हैं। जी हां, 6 हफ्तों से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी किसान और सरकार के बीच किसी बात पर हल नहीं निकलती दिखाई दे रही है। किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन के बीच खबर आ रही है कि किसान अब 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। जी हां, किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि अब किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही रैली निकालेगी, लाल किले पर नहीं निकालेगी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता बलवीर सिंह राज्यपाल ने किसानों को एक खुले पत्र में स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा नई दिल्ली बॉर्डर पर ही निकालें। लाल किले पर ट्रैक्टर रैली निकालने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, कोई भी इरादा नहीं है। राज्यपाल ने उन किसानों को भी अलगाववादी तत्वों से दूर रहने को कहा है जो लाल किले के बाहर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी मैदान में बीजेपी आक्रामक तरीके से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी को चुनौती देती दिख रही है। लिहाजा टीएमसी ने वाम मोर्चा और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की है। टीएमसी के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने साफ कहा है कि अगर ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ लड़ने को इच्छुक हैं तो वे कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। जी हाँ, हिंदुस्तान के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव पर राज्य कांग्रेस
कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश में भाजपा के मजबूत होने के लिए टीएमसी को जिम्मेवार बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों से हमारे विधायकों को खरीदने के बाद तृणमूल कांग्रेस को अब गठबंधन में दिलचस्पी क्यों है? अगर ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ लड़ने को इच्छुक है तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र देशव्यापी मंच है। दोस्तों, भाजपा को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों के नए मोर्चे से लेकर नए दलों की एंट्री ने हलचल बढ़ा दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने नए समीकरण बनाना शुरू कर दिए हैं। जी हां, राज्य की राजनीति में 2 प्रमुख बदलाव दिख रहे हैं। पहला तो आगामी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री होने वाली है। दूसरी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बड़े दलों के साथ गठबंधन से तौबा करके छोटे दल को जोड़ने का दांव चला रहे हैं। जी हां, बीते 14 दिसंबर को उन्होंने साफ तौर पर कहा दिया है कि हमारा बड़े दलों के साथ गठबंधन करने का प्रयोग अच्छा नहीं रहा। ऐसे में हम समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव से पहले सहदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मौके को भांप लिया, इसलिए उन्होंने 8 छोटे दलों को जोड़कर भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन कर लिया है। जी हां, छोटी पार्टियों का यह गठबंधन ओबीसी से लेकर अरविंद केजरीवाल और फिर शिवपाल यादव को भी लुभा रहा है। इसी का असर है कि अखिलेश यादव के बयान के 2 दिन बाद ही असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वह 2022 का विधानसभा चुनाव भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेगी। जी हां, भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन 2019 में सहदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और फिर जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा की अगुवाई में किया गया है। छोटे दलों वाले इस मोर्चे में कुल 8 दल शामिल हो चुके हैं। जी हां, ओबीसी पिछड़े वर्ग में मजबूत पेट रखने वाले इन मोर्चों का फायदा बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी उठाना चाहते हैं। असल में बिहार में AIMIM को 5 सीटें मिलने से वहां छोटे दलों के बने गठबंधन की अहम भूमिका रही थी। जी हां, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल थे। अब ओवैसी उसी ताकत को यहां आजमाना चाहते हैं। मोर्चे में शामिल होकर असदुद्दीन ओवैसी प्रदेश के 22% मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। दोस्तों, कई बार हमारी नजरों के सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिन्हें देखकर हमारे अंदर की एक जुनून और आशा जाग उठती है। जी हां, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है जिसे देखकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें एक बच्चा सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेच रहा है और साथ ही वह पढ़ाई भी कर रहा है। यह फोटो IAS अधिकारी ओम प्रकाश चतुर्वेदी ने शेयर की है। जी हां, फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। फोटो में जो बच्चा दिख रहा है उसका नाम पुष्पेंद्र साहू है, जो 7वीं क्लास में पढ़ाई करता है। इस फोटो पर अब तक 28,000 से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। लोग इस बच्चे की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और फोटो पर ढेरों कमेंट भी कर रहे हैं। बच्चे का जुनून और उसकी मेहनत देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि बच्चा बड़ा होकर बड़ा अफसर बनेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। वहीं कुछ लोग सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, भारत सहित दुनिया के तमाम देश ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। जी हां, देश जैसे जैसे विकसित हो रहे हैं, ट्रैफिक की दिक्कतें भी उसी हिसाब से साल दर साल बढ़ती जा रही है। जी हां, हाल ही में एक लीडिंग नेविगेशन कंपनी ने 56 देशों के 416 शहरों के ट्रैफिक के हाल को देखते हुए एक वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया है। इस लिस्ट में टॉप 10 सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में भारत के 3 प्रमुख शहर शामिल किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक से प्रभावित दुनिया के टॉप 20 शहरों की लिस्ट में भारत का एक शहर शामिल है। जी हां, भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली शामिल है। ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में मुंबई का नाम दूसरे नंबर पर आता है। जी हां, इसी तरीके से बेंगलुरु का नाम 6वें स्थान पर, जबकि दिल्ली 8वें स्थान पर दिखाई देता है। इसी तरीके से ट्रैफिक से प्रभावित दुनिया के टॉप 20 शहरों में पुणे 16वें स्थान पर आता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।